तो जय हिंद साथियों, आज हम पहुँचे हैं घूमते घूमते यहाँ पे बोलिया गांव, ये रमुना प्रखंड में पड़ता है ना। प्रखंड कौन सा है? अच्छा, रमुना प्रखंड का बुलका गांव, जहाँ पे हम बातचीत करने वाले हैं आज एक ऐसे शख्स के साथ। ये जो बगल में बैठे हुए हैं, इनका नाम बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये विधानसभा क्षेत्र में, ये जो भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ ये काफ़ी एक जाना पहचाना नाम बन चुका है। इनका जो जीवन है वह पूरा संघर्ष से भरा हुआ है और कितना संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं। आज इनके साथ जो जन समुदाय है, लगभग 70-80 हज़ार लोग हमेशा इनके साथ रहते हैं, इनको अपना मसीहा मानते हैं। तो आखिर क्या कारनामा इन्होंने कर दिखाया है अपने जीवन में कि इतने सारे लोग इनके साथ हैं। इनके साथ आज बातचीत करने वाले हैं। देखिए, मैं तो लगातार 1992 से जनता के जो बुनियादी सवाल है, अच्छा, उस पर हम लड़ते रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं, लोगों को गोलबंद करते रहे हैं। जैसे मैं यहाँ सामाजिक उत्पीड़न होता था लोगों को, यहाँ ज़मींदारों द्वारा और ठेकेदारों द्वारा लोगों को सताया जाता था, यानी सामंती और सामाजिक उत्पीड़न से लोग त्राहिमाम थे। अच्छा। और 1992 से हमने एक लंबा आंदोलन का ये रास्ता तय किया और इस आंदोलन में बहुत उतरा चढ़ाव भी हम लोगों ने देखा। जैसे यहाँ लोगों को अब कोई विकास की योजना चल रहा है, उसमें उचित मजदूरी लोगों को नहीं मिलता था। अच्छा। यहाँ गरीबों की खतियानी रैयती ज़मीन है, अच्छा, जिसको यहाँ के बड़े ज़मींदार उसको हड़प करके रखते थे। अच्छा अच्छा, ये पूरा रमुना प्रखंड की बात आप कर रहे हैं? और रमुना प्रखंड नहीं, बल्कि पूरे झारखंड और बिहार जब एक साथ रहता था, बड़े पैमाने पर सामंती शक्तियों का वर्चस्व रहा करता था। और जब नक्सली आंदोलन शुरू हुआ, अब उसमें IPF के नाम से भी आंदोलन में पार्टियां आई। अच्छा। इसके बाद भाकपा माले हुआ, माओवादी के लोग भी इस इलाके में आए। लेकिन हम लोगों ने, चाहे वो माओवादी हो, चाहे वो अपराधी हो, चाहे वो सामंती शक्तियाँ हों, तमाम लोगों के खिलाफ में जनता के एकजुट करके उनके खिलाफ में संघर्ष किया। और उसी संघर्ष और आंदोलन का दिन है कि आज हमें लोग पहचानते हैं। आज 57,000 जनता हमें ये पिछले विधानसभा चुनाव में मत दे करके हमें दूसरा स्थान दिया है। और आज भी जनता के जो मूलभूत समस्याएं हैं, रोजगार का सवाल, शिक्षा का सवाल, सड़क, बिजली, पानी, तमाम तरह के जो सवाल आते हैं, उन सवालों पर लगातार हम लड़ते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। अच्छा नेताजी, ये हम आपसे पूछेंगे, जैसे आप बोले कि हमारे पास 57,000 लोगों का एक समूह है अभी भी, और रियल बात है कि है, हम भी देख पा रहे हैं। अभी आपने कहा कि हम 1992 से एक मुहिम चलाए हुए हैं कि शोषित जो लोगों को शोषण कर रहे हैं या जो लोगों को अत्याचार करें, उनके खिलाफ गोलबंद करें लोगों को। लेकिन आपके साथ भी एक जुड़ा हुआ है कि आप भी उस उग्रवादी गतिविधियों में शामिल हुए थे। ऐसी क्या मतलब मजबूरी रही थी कि आपको उनके साथ शामिल होना पड़ा, या उस तरह की गतिविधि में आपका नाम शामिल हुआ? जैसा देखिए, उग्रवादी माले तो उग्रवादी संगठन नहीं था सीधे तौर पर। पहली तो मैं न तो उग्रवादी था, मतलब लोगों में ये किंवदंती है या अफवाह जैसे कहें, भाकपा माले उग्रवादी था। अच्छा। अगर सचमुच में कोई जनप्रतिनिधि और जनता के लिए लड़ने वाला अगर कोई नेता है, तो लोग महेंद्र सिंह को याद करें। झारखंड के बगोदर विधानसभा क्षेत्र है, 3 बार महेंद्र सिंह ने उस विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। और आज उनका बेटा भाकपा माले के सिंबल से 3 मरतबा वो चुनाव जीते हैं। अच्छा। अगर उनको ईमानदारी देखना है कि जनप्रतिनिधि की हैसियत क्या होता है जनता में, वो महेंद्र सिंह को मॉडल के लोग देख सकते हैं। तो इसलिए भाकपा माले ना उग्रवादी था, न उग्रवादी है, न मैं उग्रवादी था, न उग्रवादी हूँ।
ये तो बात है, सही है। ये इसी का वजह है, यही वजह है कि आपके साथ अभी इतना बड़ा जन समुदाय है। लेकिन कुछ खास लोग हैं जो आपके ऊपर ये लांछन लगाते हैं कि आपका जो गतिविधि है, आपका जो बैकग्राउंड उग्रवादी का रहा है, और गरीबों के बीच में आपका लगाव है कि आपके साथ 60,000 का एक समुदाय है आपके साथ। तो मतलब इसको आप कैसे देखते हैं? कैसे आप मतलब अपने आप को अलग साबित करेंगे उनके लिए जो आपको मानते हैं, और उन विरोधियों के लिए जो आपको उग्रवादी साबित करने पर लगे हुए हैं? देखिए, हमारा जो विरोधी हैं वह विरोधी राजनीति विरोधी हैं, राजनीति प्रतिद्वंदी हैं, और इस तरह के वच्छी राजनीति वो करते हैं, लोगों को बदनाम करते हैं कि ये उग्रवादी हैं तो ये बदनाम हैं। लेकिन हमको लगता है कि भवनाथपुर विधानसभा में जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वर्तमान हों पूर्व हों, अगर तुलना किया जाए तो सबसे पाक साफ मैं हूँ। ये तो बात है कि आपके साथ इतने लोग हैं कि आपको विधायक की कुर्सी दिला सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस वक्त यहाँ अपराधी और माओवादियों का तनाव जब होता था तो उनके खिलाफ में लड़ने का साहस नहीं, बल्कि उनको बढ़ाने का काम पूर्व और वर्तमान जनप्रतिनिधियों ने किया है। यहाँ सरकार और इस व्यवस्था को तहस नहस करने वाली ताकतों के साथ वर्तमान और पूर्व विधायक रहा करते थे, और हम तो लोगों के लिए लड़े हैं। चाहे वो सामंती शक्ति हो, चाहे वो एक ज़माने में सनलाइट सेना हो, या फिर यहाँ अपराधी और सामंती गठजोड़ हो, यहाँ जो है सो उग्रवादी और सामंती गठजोड़ हो, उन गठजोड़ों के खिलाफ में लड़े हैं। तो आपका आरोप ये है कि मतलब जो हमारे जो वर्तमान विधायक हैं वो मतलब उग्रवादियों को बढ़ावा देने का काम करते थे? अरे भाई, उन पर आज भी 11 मुकदमे हैं। वो माओवादी हुआ करते थे। भानु प्रताप शाही जी? भानु प्रताप शाही जी मूलतः वो माओवादियों का कैडर हुआ करते थे, और इसके बाद माओवादी के ही एक संगठन बना था, नौजवान संघर्ष मोर्चा, उसको उन्होंने बनाया था। अब ऐसा नहीं है कि भाई आप माओवादी से अलग हट करके आप संगठन बनाए तो आपको वो जो आरोप है उस आरोप से आप मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, चलिए हम अब थोड़ा सा हट के बातचीत करते हैं। ये तो आपका निजी जीवन से संबंधित है, आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं लाइफ में, हम देख रहे हैं। और ये सही बात है कि आपका अब का जो जीवन आ चुका है, इसमें गरीबों का बहुत ज़्यादा साथ है। अच्छा, आपके साथ जिसे मान लीजिए 57,000 लोग आपके साथ है, तो आप क्या देखते हैं? मतलब बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं कि बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं आपके साथ हैं? आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं लगातार 1992 से यहाँ के जो समाज है, दबा कुचला समाज, चाहे जिस भी जाति के रहा हो, और ख़ास करके यहाँ जो दलित परिवार है, आदिवासी परिवार है, वो निचले पायदान पर रहने वाले लोगों को हम उनके लिए लड़े हैं। तो स्वाभाविक है, जहाँ 57,000 जो लोग हैं यहाँ, जो एकदम दबा कुचला और निचले पायदान पर रहने वाले लोग हैं और मध्यवर्गीय परिवार, वो मेरे साथ हैं। अच्छा, ये देखिए, पिछली बार जब ऐसा हुआ था कि 57 या 56,000 वोट से, इससे पिछला बार 2019 से पहले की मैं बात करूँ तो भानु प्रताप शाही जी मात्र 56,000 या 57,000 वोट से ही अपना ये विधायक की कुर्सी पाए थे, और इस बार आपको 57,000 मिल गया था। इसके बावजूद भी आप विधायक की कुर्सी से थोड़ा सा पीछे रह गए। देखिए, पिछले 14 चुनाव में मैं जेल के अंदर था, और जेल में रह करके हमने चुनाव फाइट किया था, और हमने पूरी तौर पर चुनाव की तैयारी नहीं कर पाया था, क्योंकि उस समय की सरकार हमें राज्य के दूसरे जेलों में शिफ्ट किया था, और जिसका नतीजा है कि हमने तैयारी नहीं कर पाया था। अगर गढ़वा जेल में मैं होता तो 14 के चुनाव में ही मैं विधायक बन गया होता। अभी जो वर्तमान विधायक हैं मात्र 10,000 वोट से हमसे वो जीते थे, और अगर मैं बाहर होता तो उस वक्त भी वो चुनाव नहीं जीत सकते थे। अच्छा, 2019 के चुनाव में भी एक आपके साथ घटना घटी थी जो सुनने में आया था कि आपको जिला बदल कर दिया गया था। ऐसी क्या हुई थी? मतलब क्या कुछ घटना हुई थी आपके साथ? देखिए, राज्य जो सरकार थी उस वक्त 19 में, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और ये मुझे क्या, 2 बार विधायक और मंत्री रह चुके जोगेंद्र साहब कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, अच्छा, और उनकी पत्नी पूर्व विधायक, जब वैसे लोगों को जिला बदल कर दिया था भारतीय जनता पार्टी, तो मुझे भी भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान विधायक के कारण, इनके कारण हमें जिला से बाहर जाना पड़ा, और इन्होंने चुनाव जीता। तो मतलब उनको क्या लगता था कि आप यदि रहेंगे जिला के अंदर तो आपकी जीत हो जाएगी, या जनता आपके साथ है? वो अपनी हार के डर से आपको बाहर किए थे, या आपकी कुछ मतलब आपराधिक घटना की वजह से आपको बाहर किए? देखिए, कोई भी व्यक्ति को, जो अपराधी लोग बोलते हैं, 2012 के बाद
हम पर कोई मुकदमा नहीं हुआ। अच्छा। आज 21 है, अच्छा। 10 साल तक, तो उस समय 19 में हम जिला बदर हुए थे। आखिर कुछ तो आरोप लगाया कोई कि किस आरोप से आपको बाहर किया कोई जा रहा आरोप नहीं, पिछला समय का जो ये था मुकदमा, जो मुकदमा खत्म हो गया है, है? अच्छा। वो मुकदमा को आधार दिखाते हुए उस समय के जो डीसी हुआ करते थे उनके पास हमने अपनी बात रखी अच्छा। कि 2012 के बाद मुझ पर कोई मुकदमा नहीं है, अच्छा। और कानून कहता है कि जो व्यक्ति को 2 साल 1 साल 3 साल कोई मुकदमा नहीं हो उसको जिला बदर नहीं किया जा सकता है। तो डीसी महोदय ने कहा था कि मुझे दबाव है, मुझ पर ऊपर का दबाव है, इस कारण से मुझे कार्रवाई करना पड़ रहा है। अच्छा, तत्कालीन गढ़वा डीसी का ये बयान था। जी। अच्छा, तो मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान सभा के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। वो जो उसको लगेगा वो करेगा। अच्छा। अभी देश के किसान 9 माह से पूरे देश के किसान आंदोलित है, संघर्ष कर रहा है, देश के अन्नदाता हैं, और उस अन्नदाता को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये जो है से आतंकवादी या उग्रवादी की संज्ञा दे रही है। तो मेरे जैसे लोगों को, जो गरीबों के, दलितों के, आदिवासियों के, बैकवर्डों के, पिछड़ों की आवाज़ उठाने वाला है, क्यों नहीं कहेगा? मतलब आपका साफ साफ कहना है कि हमने भाकपा माले को ज्वाइन किया, भाकपा माले उग्रवादी की पार्टी नहीं है, वो शोषितों की पार्टी है, वो दलितों की पार्टी है, उसकी आवाज़ उठाती है आपके अनुसार। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे, इनका साफ साफ ये कहना है कि हमने जो कुछ भी किया है वो दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उसको उससे मुक्त करने के लिए आपने किया है और आपने वो कदम उठाया था। तो उस समय आप रह करके भाकपा माले में गरीबों के लिए क्या कुछ कर पाए थे? हमने गरीबों के लिए पहली बात तो सामंती उत्पीड़न के खिलाफ में, सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ में लोगों को गोलबंद किया और जागरूक किया। अच्छा। अंधविश्वास के खिलाफ में लोगों को जागरूक किया। भाई भूत प्रेत फलना चिल्ला नहीं है, आप डॉक्टर के पास जाओ, इलाज कराओ। यहाँ डायरिया होता था तो लोग ओझाई कराते थे। वो एक मानसिक रूप से लोगों को जो है से तैयार किया, शिक्षित किया, और भवनाथपुर विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे पलामू प्रमंडल के जो गरीबों के लूटी हुई हजारों एकड़ जमीन था उसको हमने वापस कराया। हजारों पेड़ महुआ हमने वापस कराया। तुलसी दामर खदान में 900 मजदूर लोग काम करते थे, उनका बकाया मजदूरी 1,86,00,000 रुपया हमने दिलवाया। उनका जो कार्ड होता था मजदूरों को वो दिलाने का काम हमने किया। तो ये सब मतलब कौन आदमी था जो सब छीन रहा था उसकी? अरे भाई, आज जो नेता हैं, अच्छा। कल वो जमींदार थे, और वो कल जो जमींदार थे आज नेता हो गए, ठेकेदार हो गए। कल जमीन चोरी करते थे, आज मजदूरी चोरी करते हैं। कुल मिला के वही लोग हैं, आज भी वही कर रहे हैं, वो वही कर रहे हैं। तो अब इनसे छुटकारा पाने के लिए आपका अगला कदम क्या है? इनसे छुटकारा पाने के लिए हम बगैर जीते हुए लोगों को पूर्ण रूप से जो अधिकार होना चाहिए वो हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम लगातार लगे हुए हैं, लोगों को संगठित कर रहे हैं, उनके सवालों पर लड़ रहे हैं। और अगर हम सरकार में जाते हैं, अगर हम कल विधायक बनते हैं, तो जो काम अधूरा पड़ा हुआ उसको पूरा करेंगे। मतलब आपने जो माले के साथ ज्वाइन करके जो दलितों के खिलाफ लड़े थे, अब आपका है कि हम विधायक बन करके फिर उनके खिलाफ, उनके लिए लड़ेंगे कि उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उन अत्याचारों के खिलाफ फिर से लड़ना चाहते हैं। जी, लेकिन अभी हम भाकपा माले में नहीं हैं। मतलब हम 2014 में बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। 2014 के चुनाव में मैं खुद फाइट किया था बहुजन समाज पार्टी से, और 2019 के चुनाव जो ये विधानसभा गुजरा, यह चुनाव में मैं जिला बदर हो गया था, जिसके कारण हमारी पत्नी सोगरा बेबी बहुजन समाज पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ी थी और दूसरा स्थान प्राप्त किया। अब आज भी बहुजन समाज पार्टी में है और आगे भी रहेंगे ना। आगे अब क्या होगा, आगे तो अब दूसरी बात है, आगे के लिए भविष्य में क्या हो सकता है। लेकिन अभी कुल मिलाकर के जो स्थिति है झारखंड के, पलामू प्रमंडल के, गढ़वा के, भवनाथपुर के, झारखंड में जो सरकार बदला है, और ये सरकार गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के, कमज़ोर वर्गों के, आदिवासियों के सवाल पर सचेत सरकार है और बेहतर काम कर रहा है सरकार। मतलब ये आप वर्तमान सरकार से खुश हैं? हम वर्तमान सरकार के जो कार्य है उन कार्यों से हम खुश हैं, और सरकार अच्छा कर रही है, बेहतर कर रही है, और बेहतर और जुआ मुख्यमंत्री इस राज्य को मिला है, ईमानदार मुख्यमंत्री। चलिए, धन्यवाद इतना बातचीत की। लेकिन अब हम थोड़ा सा हटके बातचीत करना चाहते हैं आपके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ। जब भी आपको मैं सुनता हूँ, आप कहीं पे जाते हैं, आपको कहीं पे मंदिर के उद्घाटन में भी आपको बुलाया जाता है, आपको कहीं पे दशहरा मिलन समारोह में भी आप आते जाते रहते हैं। वहाँ पे मैं आपके भाषणों को सुना हूँ, आप काफ़ी रोचक आपका भाषण होता है। उसमें आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपना आदर्श मानते हैं, बोलते हैं कि भरत जैसा भाई होना चाहिए। तो मतलब आप
एक इधर देखा जाए तो इमाम हुसैन से भी प्रभावित है, इधर देखा जाए तो अब्राहम से भी प्रभावित हैं। सही में बोल रहा हूँ? जैसे देखिए, धर्म के जहाँ तक सवाल है, हाँ, अब लोग तो धर्म को राजनीति से घुसेड़ते हैं, अच्छा, और मैं कभी ऐसा नहीं किया। मैं शुरू से ही, जब से मेरा समाज में मैं चलना शुरू किया हूँ, आप मेरे गांव को ही जानिए, बुल्का गांव है, अब बगल के गांव डंडई प्रखंड में सोनेहारा गांव हुआ करता है। हाँ, आज के 25 साल पहले मेरे गांव में दुर्गा पूजा नहीं होता था। अच्छा, यहाँ कोई मूर्ति वगैरह नहीं रखाता था। लोग मेरे गांव के लोग सोनेहारा लोग जाते थे। अच्छा, 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 मेरे जरिए, मेरे साथी हैं सुरेश यादव, इनके जरिए और गांव के लोगों के जरिए हम लोगों ने पहला मर्तबा शुरुआत करवाया है, यहाँ पूजा में शुरू करवाया दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा। तो हम दुर्गा पूजा भी मनाते हैं, हम मुहर्रम और ईद भी मनाते हैं, और सब में शामिल होते हैं। हमको लगता है कि हम जितना दुर्गा पूजा में, होली में, छठ में जितना हम लोगों के बीच में जाते हैं, उतना हमारे जो प्रतिद्वंदी वो नहीं जाते हैं, बल्कि हम जो चलते हैं आगे आगे, पीछे पीछे वो जाते हैं। और हम ये भी दावे के साथ कह सकते हैं कि हमने अपने क्षेत्र में यज्ञ की संख्या मैं अगर गिनाऊं तो यज्ञ के मामले में जो अपने आप को ये बोलते हैं कि हम ही समाज के लिए सब कुछ करते हैं, यज्ञ की संख्या अगर गिनाइए तो हमसे वो कम पड़ जाएंगे। जब मैं जेल में था, 2012 में मैं जेल गया था, और धुरकी प्रखंड के खुटिया गांव में यज्ञ हो रहा था। उस समय भवनाथपुर विधानसभा के विधायक हुआ करते थे अनंत प्रताप देव। उनके पास खुटिया के लोग और वहाँ के कमेटी और वहाँ के जो यज्ञ कराने आए थे महात्मा, चंदा लेने गए, और उन लोगों ने कहा, गांव के लोगों ने कहा कि हम लोगों को एक चापाकल चाहिए, यज्ञ में लोग आएंगे तो पानी पीना होगा। तो वर्तमान विधायक उन्होंने कहा कि हमारा फंड में चापाकल नहीं है, खत्म हो गया। अनंत प्रताप देव जी 5,000 रुपया दिए और लोग चले गए। हम गढ़वा जेल में थे, मेरे पास लोगों ने खबर किया और सुबह आकर के मिला और कहा कि हम लोग यज्ञ करा रहे हैं, और विधायक जी ऐसे बोले। तो हमने कहा कि जाइए चापाकल मेरा गड़ेगा, और हमने चापाकल गड़वाया, 31,000 रुपया नकदी दिया, और आज भी उदाहरण है। अच्छा, किस गांव की बात कर रहे हैं सर? ये खुटिया गांव के। खुटिया गांव की बात। जब मैं जेल में था उसी दरमियान, अच्छा, तो आपको डंडई प्रखंड के बेलवा टिकर गांव में यज्ञ हुआ, जो हमसे अधिक उसमें सहयोग बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया, जबकि मैं जेल में था। जेल में रहते हुए केतार प्रखंड के परसोडी गांव में यज्ञ हुआ, और उस यज्ञ में भी हमसे बेसी कोई सहयोग नहीं किया, ना उनका योगदान है। मतलब आपका कहना है कि सेवा करने के लिए धर्म, मतलब धर्म मायने नहीं रखता है? कोई मायने नहीं रखता है। धर्म है भाईचारा को मजबूत करने के लिए, और हम समाज को जोड़ते हैं, वो चाहे धर्म के माध्यम से उनके समस्याओं पर लड़ करके, जैसे भी हो, समाज को एकजुट करना है, एक धागे में बांधना है। तो आपके विचार तो काफ़ी मतलब रोचक हैं और काफ़ी आकर्षक हैं। अब ये हम कहेंगे कि जैसे अभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, काफ़ी लंबी लड़ाई के बाद, आप उस राम मंदिर का निर्माण से कितना खुश हैं? देखिए, खुशी क्यों नहीं होगी? खुशी इसलिए होगी कि हमारा जो देश का जो संविधान है, वो संविधान कोर्ट बनाया है, यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, और न्यायपालिका जो निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, हम जब इस देश में रहते हैं, इस देश का संविधान मानते हैं, तो हमें खुश रहना पड़ेगा और मन से रहना पड़ेगा। रहना पड़ेगा बोले, मतलब पड़ेगा मतलब क्या, मजबूरी में खुश है? नहीं, मजबूरी में नहीं, एकदम वो जरूरी था और ठीक हुआ है। लोग, देश के जो लोगों का जो भावना था, उस भावना को कद्र करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, वो बहुत बेहतर निर्णय है और सभी लोगों को मानना चाहिए। चलिए, आपसे बातचीत करने का तो और ज़्यादा मन कर रहा है, लेकिन अब एक और आखिरी क्वेश्चन हम पूछेंगे कि अभी भवनाथपुर विधानसभा, आगे चल के कोई भी विधानसभा क्षेत्र बनता है, अभी जो एक बातचीत चल रही है कि अलग हो रहा है, खैर उससे मेरा कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि आप जैसे अभी वर्तमान विधायक हमारे भानु प्रताप शाही जी हैं, पिछले 10 साल से हैं, मतलब दूसरी की बार ये चुन के आए हुए हैं,
तो इनके काम ऐसा कौन सा काम है जिनके काम से आप खुश नहीं, आप चाहते हैं कि हम विधायक बनेंगे तो वो काम कर के रहेंगे, मतलब वैसा हम करेंगे? कौन सा ऐसा काम लगता है जो अधूरा रहा? अच्छा ये बताइए कौन सा ऐसा बेहतर काम इन्होंने किया है जिसको हम कहें कि ये बेहतर है? अब बताइए, ये तो विपक्षी का काम है, उसको ढूंढना कि कौन सा सही काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है। आप यहाँ के ये विधानसभा क्षेत्र का विपक्ष के नेता हैं, ये तो आपका दायित्व बनता है। अरे भाई जो भी जनप्रतिनिधि रहेगा, अब जो विकास करेगा, ऐसा तो नहीं है कि कोई काम नहीं किए हैं, लेकिन काम जो किए हैं उनका मनसा क्या है? विकास कराना। बल्कि अगर कोई सड़क बनता है तो उसमें वो पार्टनर रहते हैं, और वो जन नेता नहीं बल्कि जनप्रतिनिधि नहीं, बल्कि वो जनप्रतिनिधि की आड़ में वो ठेकेदार हैं, ठेकेदारी करते हैं। और जो मंत्री उनके मंत्रित्व कार्यकाल में जो पैसा का लूट हुआ, और उस लूट के पैसों को वो खपाएंगे ना, तो कहीं भागना के नाम पर खपाते हैं, तो कहीं रिश्तेदार के नाम पर खपाते हैं, तो कहीं ठेकेदार दोस्त यार के नाम पर खपाते हैं, वो खपाते हैं। तो मतलब ऐसा जैसे कि हमेशा यहाँ पे देखिए शिक्षा के क्षेत्र में भनातपुर विधानसभा क्षेत्र है वो काफ़ी, मुझे लगता है कि पीछे यहाँ पे ना कोई अच्छा खासा कॉलेज है, टेक्निकल कॉलेज है, ना कोई अच्छा खासा कोई लॉ का कॉलेज है। मतलब आपको क्या लगता है कि आप जब बनेंगे विधायक, आपके मन में क्या, मतलब कुछ हमको एक एजेंडा बताइए जनता को कि आप जब बनेंगे तो एक कैसा एक डायग्राम होगा भनातपुर का, कैसा एक मतलब दृश्य होगा? देखिए कम से कम जनता के जो बुनियादी सवाल है, अगर कोई जनप्रतिनिधि को लोग चुन करके भेजता है तो उसके बदले में जनप्रतिनिधि को कुछ करना पड़ता है, और जो करना पड़ता है वो जनप्रतिनिधि आज तक नहीं किया। और कम से कम यहाँ जो बेरोजगारी का आलम है, ये बेरोजगारी का आलम दूर होना चाहिए। यहाँ शिक्षा का जो प्रश्न है कि बेहतर शिक्षा संस्थान नहीं है, बेहतर शिक्षा संस्थान की व्यवस्था होना चाहिए, और ये व्यवस्था सरकार करेगा। वो अपने घर से अपने पॉकेट से लाते नहीं है, वो जो हमारा अधिकार है उसको देना पड़ता है। या सड़क की क्या स्थिति है, कुछ जगहों पर अगर आप देख लीजिए, कुछ केतार और कुछ भवनाथपुर में तो दिखाने के लिए कुछ चमचमा रोड है, लेकिन बाकी अगर इलाकों में देखिए, चाहे दुर्की है, डंडाई है, नगर उटारी है, बिशुनपुरा है, सगमा है, रमना है, वो चलने लायक नहीं है। ये सड़क का स्थिति है। हॉस्पिटल इन्होंने बनवाया था अपने स्वास्थ्य मंत्री काल में, इस सगमा में हॉस्पिटल के नींव खुदाया था। आपको डंडाई प्रखंड के जरही में, केतार में, खरौंदी में, अब उसमें ही पार्टनर थे, जमशेदपुर का ठेकेदार था, और आज वैसे लोहा खड़ा है, छड़ खड़ा है, और हॉस्पिटल नहीं बना। ये स्थिति यहाँ का है। जितना भी सड़क इस इलाके में बनता है, बड़ा बड़ा योजना आता है, उस सब में वो ठेकेदार रहते हैं, पार्टनर रहते हैं। तो मतलब ये हालत है। अभी एक चुंदी में भी एक हॉस्पिटल की बात आ रही थी, मैं एक फेसबुक पे देखा हुआ था, वहाँ पे भी कोई हॉस्पिटल बना हुआ है, शायद बनवाए हैं भानु जी, और उसमें कोई डॉक्टर कुछ नहीं आते हैं। देखिए हॉस्पिटल बना है, उसमें गाय बैल बना रहा है, ना डॉक्टर है, ना कुछ है, दवा है, ये सब दिखाने के लिए है। और एक चीज़ तो बात ये है कि हमारे जो माननीय जी हैं, मेरे क्षेत्र के विधायक, उनको बोलने बढ़िया आता है। वो मुंह से छोड़ करके मुंह से सब चीज़ दे देंगे। वो डॉक्टर बना देंगे, मास्टर बना देंगे, सड़क बना देंगे, हॉस्पिटल बना देंगे, बढ़िया शिक्षण संस्थान बना देंगे, लेकिन व्यवहार में जब लागू करने का सवाल आएगा तो उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अभी देखा जाए तो कोरोना जब चला हुआ था, कोरोना काल, उस दौरान विधायक जी काफ़ी सक्रिय थे, आ रहे थे क्षेत्र में, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, मतलब कभी कभार हमने देखा है कि डंडई में आए हुए थे कहीं कहीं पे। तो उस दौरान आपको क्या लगता है कि उनकी भूमिका में कहीं पे कमी रह गई? विधायक जी मात्र एक बार आए हैं। अच्छा, एक ही बार आए, शायद मेरा अनुमान। दूसरा लहर में एक बार आए हैं, और लोगों को मीटिंग करके अपने कैडरों को हाल चाल तो दवा बांट रहे थे सर, हमने देखा था कि कोरोना कोई होम्योपैथिक। अरे तो भाई आएंगे तो कुछ करना पड़ेगा ना, लोगों को तो ठगना होगा ना, बेवकूफ़ बनाना है। वो तो दवा दे रहे हैं, आप कैसे ठगना कर रहे हैं? अरे भाई दवा तो सरकार दे ही रही है, विधायक जी कौन दवा दे रहे हैं? राज्य सरकार, केंद्र सरकार दवा दे रही है। नहीं, जब वैक्सीनेशन नहीं हो रहा था उस वक्त एक सीसी दे रहे थे, वो होम्योपैथिक दे रहे थे, इम्यूनिटी सिस्टम। तो ये बताइए कि वो स्वास्थ्य मंत्री थे तो डॉक्टर हैं क्यों दे रहे हैं दवाई? यहाँ सरकार हॉस्पिटल बनाया है, ये काहे नहीं 10 गो हॉस्पिटल खड़ा कर दिए अपने समय में, यहाँ डॉक्टर पैदा कर दिए। अभी प्रधानमंत्री फ्री में वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, आपको मतलब लग रहा है कि बीजेपी एक अच्छा काम कर रही है? ये बेहतर काम है, लेकिन लोगों को सबको मिल जाए तब ना। अच्छा, सबको मिल नहीं पाएगा, ये हमें डाउट है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपके विचारों को सुन करके। अब अंतिम में एक संदेश आप देना चाहेंगे अपने चाहने वालों को जो आपको चाहते हैं, और अपने विरोधियों को जो आपका विरोध करते हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, अपने समर्थकों के साथ साथ जो हमें मत नहीं दिए हैं उन्हें भी मैं कहना चाहता हूं कि मैं सबके लिए, अपने लोगों के साथ साथ मैं तमाम विधानसभा के लोगों के लिए मैं हमेशा तत्पर खड़ा हूं, और जब भी ज़रूरत पड़े
हमको लोग खबर करें, सूचना करें, टेलीफोन के माध्यम से सूचना करें, जैसे भी करें, और जो भी सवाल होगा उस सवाल पर मैं खरा उतरने का काम करूंगा। और कम से कम आज झारखंड में जो सरकार है बेहतर सरकार है, हम लोगों की सरकार है, यहाँ के दबे कुचले लोगों की सरकार है, और यह सरकार से बहुत ज़्यादा हम लोगों की अपेक्षा है कि जनता के जो सवाल आते हैं वो सवाल हल होंगे। हेमंत सोरेन के साथ अभी क्या हो रहा है कि कुछ हमारे जो युवा हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके साथ कुछ वादा किया गया था नौकरी के लिए कि प्रत्येक साल हम 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। किसी कारण से वो नहीं दे पाए हैं, युवा काफ़ी अभी आक्रोशित हैं। तो आप हेमंत सोरेन जी से कुछ कहेंगे कि युवाओं की बात सुने? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कहेंगे कि जो आपने चुनाव घोषणा पत्र में जो आप वादा किया है उस वादा को आपको पूरा करना चाहिए, और सरकार उस प्रक्रिया में है भी। अब जैसे पारा टीचर के सवाल पर सरकार आगे बढ़ रहा है, इस सवाल पर बेरोजगार युवाओं के सवाल पर भी सरकार सोच रहा है, तय कर रहा है, आगे बढ़ेगा। और हमको पूर्ण विश्वास है कि जो ये सरकार, यूपीए सरकार और खास करके जेएमएम कांग्रेस की सरकार जो वादा किया है चुनाव में उसको पूरा करेगा। धन्यवाद नेताजी। आपको अक्सर लोग प्यार से नेताजी बुलाते हैं ना जी। तो हम भी आज नेताजी के नाम से खोजते खोजते आपके घर पहुंचे थे और काफ़ी अच्छा लगा आपके घर आकर के आपसे बातचीत की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे बगल में बैठे हुए हैं ताहिर अंसारी जी, प्यार से इनको लोग नेताजी बोलते हैं। और ये गरीबों के बीच में, दलितों के बीच में रियल में काफ़ी चर्चित हैं। इनको 57,000 पिछली बार वोट मिला था। ये जिला बदर थे, जिला में नहीं थे, इसके बावजूद भी इनकी बीवी सोगरा बेगम 57,000 वोट लेकर के विधानसभा में दूसरे स्थान पर काबिज हैं। देखना ये दिलचस्प होगा कि आगे इनका सपना पूरा होता है कि नहीं, ये गरीबों के नेता बन करके विधानसभा की कुर्सी पा लेते हैं या नहीं। इसके लिए तो भविष्य का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आज के इंटरव्यू में बस इतना ही। अब नेताजी की बातें आपने सुनी, आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। हो रही है शाम भी, हम लोग घर भी निकलना है, तो हम इतना ही पे करते हैं बाय और मिलते हैं अगली बार। कैमरामैन शशि भूषण के साथ मैं ललन कुमार, अपना भारत न्यूज, रमना। अपने निजी विद्यालय को जोड़े स्कूल इंडिया 24 के साथ और बनाए अपने स्कूल को डिजिटल। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें स्कूल इंडिया 24। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें।